ममता का विश एकांकी विष्णु प्रभाकर द्वारा रचा हुआ। हम सब लोगों ने कल ममता का विश एकांकी का सारांश पढ़ा, उसके कथानक की जो प्रमुख घटनाएं थी वो पढ़ा, कथानक का कैसे विकास हुआ इस पर हमने ध्यान दिया और देखा कि कितना मनोवैज्ञानिक रूप से ये जो एकांकी है वो माँ की ममता का मार्मिक चित्रण हमारे सामने कर रहा है। एक्चुअली बेटा ये मन बहुत ही जटिल इसकी भावनाएं हैं, जटिल इसके विचार हैं। हम खुद नहीं समझ पाते कई बार कि आखिर हमारा मन चाहता क्या है, लेकिन हमारी जितनी भी क्रियाविधि होती हैं वो सब संचालित हमारी मन के विचारों से और भावनाओं से ही होती हैं। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो मनोभाव हैं, जो हमारा चेतन और अचेतन मस्तिष्क है, जो अवचेतन मस्तिष्क है, उसमें जो विचारधाराएं, उसमें जो भावनाएं, उसमें जो विचार बीज रूप में पड़े हुए हैं, वही विचार हमारे कर्म में जाहिर होते हैं। कुछ ऐसा हमने कल ममता के विश एकांकी में पढ़ा कि किस तरीके से माँ अपने बेटे सुशील को बहुत प्यार करती है, वो उसे हमेशा अपने पास रखना चाहती है, लेकिन उसे ठीक नहीं होने दे रही है। उसकी दवा की जगह उसको साधारण पानी पिला देती है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं होना चाह रही है। यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मन की आंतरिक जो परतें हैं उनको खोलकर हम इस एकांकी को पढ़ें तो हमें माँ की कोई गलती नजर नहीं आती है। ये अतिशय उसकी ममता है कि वो अपने बेटे को अपने पास ही रखना चाहती है। आज हम इस जो एकांकी है ममता का विष, इस एकांकी के शीर्षक की उपयुक्तता, इसके औचित्य पर, इसके नामकरण के औचित्य पर विचार करेंगे कि इस एकांकी का जो शीर्षक विष्णु प्रभाकर ने रखा ममता का विष, वो कहाँ तक उचित और सही है, सटीक है। बेटा किसी भी एकांकी के शीर्षक या नामकरण पे बात करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि उस शीर्षक का क्या किसी भी रचना का, साहित्यिक रचना का शीर्षक रखने के लिए कभी क्या सोचता है, तो उसकी क्या विचारधाराएं होती हैं, कौन से आधार अपनाए जाते हैं, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो उपन्यास हो, एकांकी हो, कोई कविता हो, कोई आर्टिकल हो, हम कोई भी अपना ब्लॉग लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो उसका जो शीर्षक हम निर्धारित करते हैं उस शीर्षक के कुछ आधार होते हैं ना। किन आधार पर हम उन शीर्षक को निर्धारित करते हैं, किस आधार पे हम उन शीर्षक का निर्धारण। हेलो बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये शीर्षक के कुछ आधार है। तो ये जो शीर्षक, बिल्कुल सही कहा आपने कि शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए, शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, शीर्षक रोचक होना चाहिए और शीर्षक कौतूहलवर्धक होना चाहिए। ये तो बेटा उस शीर्षक की विशेषता ही हुई कि एक शीर्षक में क्या विशेषता होनी चाहिए कि शीर्षक संक्षिप्त हो, लोगों की जुबान पे चढ़ जाए, रोचक हो, आकर्षक हो कि लोग उस शीर्षक को पढ़े और उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, कौतूहलवर्धक हो अर्थात उसमें जिज्ञासा, उस शीर्षक को पढ़ते हमारे मन में उस रचना को पढ़ने की जिज्ञासा हो जाए और मूल भाव से संबंधित हो, है ना। लेकिन मैं आपको ये बताना जा रही हूँ कि शीर्षक जब हम रखते हैं तो किन आधारों पर हम शीर्षक रखते हैं, कौन से वो ऐसे आधार हैं, कौन से वो ऐसे रास्ते हैं जिन पर चलकर हम उस शीर्षक का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले जब हम शीर्षक रखते हैं तो या तो वो शीर्षक उस रचना के किसी पात्र से संबंधित होता है। जैसे आपका एक उपन्यास है निर्मला, अब जो निर्मला उपन्यास है उसका शीर्षक उस उपन्यास की जो मुख्य नायिका है, जो मुख्य पात्र है निर्मला, उसके नाम पर रखा गया। तो शीर्षक रखते समय या तो हम ये ध्यान रखते हैं कि वो उस रचना के किसी प्रमुख पात्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, या फिर उसके बाद उस उपन्यास में या उस रचना में कोई विशिष्ट ऐसी घटना हो, कोई ऐसी विशिष्ट परिस्थिति हो जिसके आधार पर हम वो शीर्षक रख रहे हैं। ठीक है कि उसमें कोई ऐसी घटना घट गई है या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जिस परिस्थिति पर हम उस शीर्षक का निर्धारण कर रहे हैं। जैसे मान लो हम जो शीर्षक के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे अभी इसी शीर्षक को ले लीजिए, ममता का विष। तो इसमें एक ऐसी घटना है जिस घटना में हम देख रहे हैं कि माँ की जो ममता है वो विष बन गई है ना। तीसरे जो हम शीर्षक का निर्धारण करते हैं वो इस आधार पे करते हैं कि जैसे उस रचना में कोई स्थान विशेष
महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है, तो उस स्थान विशेष के आधार पर हम उस शीर्षक का निर्धारण कर लेते हैं। जैसे एक नाटक पढ़ा था आपने, कोणार्क। अब कोणार्क नाटक क्या है? कोई एक स्थान विशेष है ना, एक इमारत है, एक मंदिर है जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, और उस जगह को हम उस मंदिर को कोणार्क मंदिर के नाम से जानते हैं। तो किसी स्थान विशेष के नाम पर भी हम उस शीर्षक को रख लेते हैं। और एक आधार और है कि किसी प्रतीक को, किसी संकेत को अपनाकर हम उस शीर्षक को रखें। कि जैसे अपनी रचना में हमने कोई बात कही है और वो जो बात है वो किसी का संकेत कर रही है, किसी की तरफ किसी का प्रतिनिधित्व कर रही है, किसी परिस्थिति का, किसी घटना का। जैसे हम कह रहे हैं आवाज का नीलाम, हमने एकांकी पढ़ा आवाज का नीलाम। अब आवाज का नीलाम एक प्रतीकात्मक शीर्षक है। कैसे? कि आवाज किसका प्रतीक है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें कहाँ मिलती है? प्रेस, मीडिया, अखबार, इन सब में मिलती है। अब नीलाम का मतलब क्या है? कि जो चीज कौड़ी के दामों पे बिक जाए। तो बस जो आज हमारा मीडिया है, हमारा अखबार है, वो कौड़ियों के दाम पर बिक रहा है, स्वार्थवश बिक रहा है, या तो बिक रहा है या बेचने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं। तो आवाज का नीलाम एक सांकेतिक शीर्षक हुआ। तो ये मैंने आपको 4 आधार बताए कि शीर्षक को निर्धारित करते समय जो लेखक होता है, जो कवि होता है, जो एकांकीकार होता है, वो कुछ आधारों का सहारा लेता है। जिसमें पहला मैंने बताया, हो सकता है कि वो शीर्षक किसी उस साहित्य की रचना की किसी पात्र पर आधारित हो, या उसकी किसी परिस्थिति या घटना पर आधारित हो, या किसी उस रचना में वर्णित कोई स्थान या कोई जगह या कोई इमारत पर आधारित हो, और या फिर कोई जो घटना घट रही है, जो परिस्थितियां हो रही हैं, उसका प्रतीकात्मक, उसका सांकेतिक अर्थ देने वाला शीर्षक हो। इसके साथ जैसा कि अभी हमने बात करी कि शीर्षक रखते समय जो साहित्यकार होता है वो इन आधारों का तो सहारा लेता है, और साथ में ध्यान रखता है। क्या ध्यान रखता है? कि शीर्षक रोचक होना चाहिए। शीर्षक को पढ़ते ही पाठक के मन में उस रचना को पढ़ने की रुचि जागृत हो। संक्षिप्त होना चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा शीर्षक होगा तो वो प्रभाव नहीं डाल पाएगा। साथ में उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। इस रचना में जो रचनाकार है, जो साहित्यकार है, उसका उद्देश्य क्या है, तो उस उद्देश्य को, उसकी मूल संवेदना को समन्वित करता हुआ शीर्षक होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि वो शीर्षक औचित्यपूर्ण है, इसका नामकरण है वो बिल्कुल पूरी तरीके से उचित है। इस दृष्टि से हम विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित इस जो ये एकांकी हम पढ़ रहे हैं, ममता का विश, इस एकांकी को इस कसौटी पर कसते हैं कि ये जो एकांकी है, इसका जो शीर्षक है ममता का विश, वो शीर्षक वास्तव में कैसा शीर्षक है। तो हम ये देखें कि ममता का विश एक रोचक और आकर्षक शीर्षक है। इसके शीर्षक को पढ़ते ही हमारे मन में एक भावना आती है, ममता। ममता तो बड़ी सकारात्मक चीज है, माँ की ममता, उसकी छत्र छाया के बिना तो हम जीवन ही नहीं जी सकते। उस माँ की ममता के आंचल में तो हमारा जीवन जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है, आगे बढ़ता है। वो विष कैसे हो सकता है? वो तो अमृत के समान होता है, वो विष कैसे हो सकता है? तो एक जागरूकता, एक कुतूहल, एक जिज्ञासा हमारे मन में जागता है कि आइए पढ़ें तो सही, ये ममता विष कैसे बन गई? जो ममता, माँ की ममता अमृतमय होती है, अमृत के समान होती है, वो विष कैसे बन गई? ऐसी क्या बात लेखक ने इस रचना में, ऐसी कौन सी घटना, ऐसी कौन सी परिस्थिति हमको बताई है कि ये जो ममता है वो विष में बदल गई? तो इस तरीके से जो ममता का विष शीर्षक है वो काफी सटीक और औचित्यपूर्ण है, क्योंकि ये हमें हमारे अंदर रोचकता और आकर्षण और जिज्ञासा पैदा कर रहा है। इसके साथ ही हम क्या देखते हैं कि ममता का विष जो शीर्षक है वो काफी नवीन और मौलिक शीर्षक है, नवीनता लिए हुए है। इसके पहले हमने कोई ऐसा शीर्षक नहीं देखा, मतलब कोई इसमें नकल नहीं की गई है, ये लेखक की अपनी मौलिकता है, मौलिक और नवीन शीर्षक है। तो इसलिए भी ये शीर्षक काफी औचित्यपूर्ण माना जा सकता है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि ये जो नामकरण है, ये शीर्षक है ममता का विष, ये इसका नामकरण सार्थक है, उद्देश्यपूर्ण है। इसकी मूल संवेदना और जो इस एकांकी का जो कहना चाहिए जिस्ट है, जो इसका कथ्य है, जो इसकी प्रेरणा और संदेश है, जो हमसे कहना चाहता है लेखक, उससे समन्वित किया हुआ है। कैसे? कि देखो, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक बच्चा है सुशील, वो 3 महीने से बीमार है, उसकी माँ है जो उससे बेहद प्यार करती है,
और उस माँ के 14 बच्चे हो चुके हैं, जिनमें से 13 बच्चे उनको किसी ना किसी कोई मानवता के कारण, राष्ट्र सेवा के कारण, समाज सेवा के कारण उस घर को छोड़ के, माँ को छोड़ के जा चुके हैं। यानी कि वो माँ के पास अब नहीं है। अब माँ की ममता तो अपने बच्चे को अपनी गोद में रखना चाहती है, अपने पास रखना चाहती है। जब वो छोटा होता है तो उसे गोद में खिलाना चाहती है, बड़ा होता है तो भी वो उसको अपनी छत्र छाया में ही पालना चाहती है। लेकिन सुशील बीमार है, और बीमारी में भी वो बच्चा बार बार याद कर रहा है कि मैं देश की सेवा करूंगा, मैं मानवता की सेवा करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा। वह घर से बाहर जाना चाहता है, और माँ उससे इतना बेहद प्यार करती है कि माँ उस बच्चे को अपने से दूर करना ही नहीं चाहती। अब बच्चा बीमार है, परेशानी इस बात की है कि वो बच्चा ठीक क्यों नहीं हो रहा, जबकि उसका सही इलाज हो रहा है। डॉक्टर भी असमंजस में पड़ा हुआ है कि बच्चा ठीक क्यों नहीं हो रहा। मैं इसको सही दवाई देता हूँ, और दवाई देने के बाद वो बच्चा ठीक भी हो जाता है, लेकिन फिर उसको बुखार आ जाता है। क्या बात है। तो डॉक्टर डिसीजन लेता है। डॉक्टर मैंने बताया था कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, मन के पारखी होते हैं, मन को पढ़ने वाले होते हैं। डॉक्टर को कहीं थोड़ा सा लगा कि कहीं कुछ अवांछित ऐसा कुछ घट रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ क्या बच्चे के अंदर वाकई दवा जा भी रही है या नहीं जा रही है। तो वो चुपचाप से मतलब थोड़ी सी देखभाल करता है, और क्या पाता है कि सुशील की माँ जो उससे बेहद प्यार करती है, वही उसकी दवा को पानी से बदल देती है। और डॉक्टर समझ जाता है कि जो बच्चा है वो दवा खा ही नहीं पा रहा, बीमार हो रहा है। तब वो समझाता है, डॉक्टर उसके सुशील के पिताजी को समझाता है, और उसके माध्यम से लेखक अपना उद्देश्य, अपने इस शीर्षक के नामकरण की सार्थकता को सिद्ध कर रहा है कि ये ममता का विष है। ये माँ अपने बच्चे से अतिशय प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि वो अपने बच्चे को दूर नहीं करना चाहती है। अब वो यदि ठीक हो जाएगा तो बच्चा माँ को छोड़कर दूर चला जाएगा, देश सेवा के लिए चला जाएगा, मानवता की सेवा के लिए चला जाएगा, उच्च शिक्षा के लिए चला जाएगा, माँ के पास नहीं रहेगा। और माँ की ममता उसे अपने आप से दूर होना नहीं चाहती। तो माँ क्या कर रही है, उस बच्चे को ठीक ही नहीं होने दे रही है कि वो बच्चा ना ठीक होगा और ना जाएगा, है ना बांस होगी ना बांसुरी बजेगी। तो बस वो बच्चे को ठीक ही नहीं होना देना चाहती। तो एक तरीके से जब वो क्या कर रही है, अपने बच्चे को एक तरीके से एक धीमा जहर दे रही है, विष दे रही है। उसकी जो ममता है वो एक धीमे जहर में बदल गई है कि वो बच्चा ठीक ही नहीं होगा। अब वो जो माँ की जो अतिशय ममता है, अंधी ममता है, वो ये नहीं सोच पा रही है कि जब बच्चा ठीक नहीं होगा तो धीरे धीरे इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होगी। आज तो ये बच्चा देश सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहता है, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। और यदि ये बीमार हो जाता है, अधिक बीमार हो जाता है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगी, तो ये संसार ही छोड़ के चला जाएगा। लेकिन उसकी अंधी ममता इस बात को सुनना ही नहीं चाहती। उसकी अंधी ममता इतनी दूर तक देखना ही नहीं चाहती। उसकी ममता तो ये देखना चाहती है कि नहीं, मेरा बेटा मेरे पास ही रहे। तो इस तरीके से जो माँ की ममता है वो क्या बन गई है, विष बन गई है। इसलिए ये जो शीर्षक है वो काफी सार्थक और उद्देश्यपूर्ण शीर्षक है। क्लियर बेटा, आपको समझ में आ रहा है। और जो ये शीर्षक है वो इस एकांकी का जब धीरे धीरे घटनाओं के माध्यम से एकांकी का विकास हो रहा है, तो बिल्कुल चरम अवस्था पर हमारे सामने ये राज आकर खुलता है कि ये जो शीर्षक है उसको ममता का विष क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि अंत में हमारे सामने ये बात आती है कि किस तरीके से जो माँ की ममता है वो बच्चे के लिए विष बन गई है। डॉक्टर साहब कहते हैं, वह डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं ना कि मेरे बेटों में एक यही तो बचा है, अपनी जान देकर भी मैं इसे बचाना चाहती हूँ, यही तो मेरा सब कुछ है, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरा धन, मेरा घर, मेरा बार। डॉक्टर मेरे प्राण इसी में बसे हैं, मैं इसके लिए जो भी कहोगे वही करूंगी। वो डॉक्टर से ये वाली बात कह रही है। इस प्रकार माँ की जो ममता है उसका चरमोत्कर्ष दिखाया है, और बाद में दिखाया है कि वो जो माँ की अतिशय ममता है वो किस तरीके से विष का रूप धारण कर लेती है, और स्वस्थ होता हुआ जो सुशील है वो बार बार बीमार हो जाता है, वो जान ही नहीं पाती। डॉक्टर खुद कह रहा है कि माँ अपने ही हाथों से अपने बेटे की हत्या कर रही है, पर वह जानबूझकर नहीं कर रही है। ये ममता ने उसको पागल बना दिया है, ममता ने उसको अंधा बना दिया है। उसे होश ही नहीं है कि जो वो कर रही है वह उस बच्चे के लिए कितना खतरनाक है, विष के समान है। वो उसे अपना समझती है, लेकिन ये उसके अंदर एक स्वार्थ है कि उसका बच्चा उसके पास रहे, और यही ममता का विष है। यहाँ आकर एकांकिका के चरम अवस्था पर हम पहुंचते हैं, और हमारे सामने ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो नामकरण है, ये जो शीर्षक है, वह इस एकांकी के लिए पूरी तरीके से उचित और औचित्य
पूर्ण है। क्या बेटा आपको समझ में आया कि वास्तव में ये जो शीर्षक है वो किस तरीके से उद्देश्य से परिपूर्ण है, संक्षिप्त है, रोचक है, आकर्षक है, और इस एकांकी में जो घटना घट रही है उस घटना के प्रतीक के रूप में ममता का विष जो एकांकी है वो हमारे सामने आया है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये शीर्षक पूरी तरीके से सार्थक है, पूरी तरीके से औचित्यपूर्ण है। क्लियर बेटा? तो ममता का विष एकांकी